हाँ जी, गुड इवनिंग। पिछली बार जब अपन की वीडियो अपलोड हुई थी तो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर में इंडियन डेवलपमेंट के पूरी स्टोरी जो शुरू हो रही है उसके अंदर आपको ये बताया जाएगा कि जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था या भारत की आज़ादी के वक्त भारत की इकोनॉमी की सिचुएशन कैसी थी, ताकि फिर हम जान सकें कि हमने जो भी डेवलपमेंट किया है उसके बाद कंपैरिजन कर सकें कि अब के कंपैरिजन में उस वक्त क्या था क्या नहीं था। पूरा मैंने आपको उस वक्त बताया था हम कैसे स्टोरी शुरू करेंगे। अब भारत को कैसे जानें कि उस वक्त भारत की हालत कैसी थी, तो भारत को जानने के लिए हम 5 पॉइंट्स पे फोकस करेंगे। सबसे पहले समझिएगा इसको। पहला होगा ओवरऑल व्यू, मतलब सब कुछ एक साथ देखने की कोशिश करेंगे। फिर हम 4 चीजों पे जाएंगे अंदर उसके। एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा था, इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसा था, फॉरेन ट्रेड सेक्टर कैसा था और डेमोग्राफिक प्रोफाइल कैसी थी। एग्रीकल्चर पता है आपको, इंडस्ट्रियल पता है, फॉरेन ट्रेड मतलब दूसरे देशों के साथ व्यापार, डेमोग्राफिक प्रोफाइल का मतलब होता है लोग कैसे थे, लोगों के बारे में, जैसे लोग कितने पढ़े लिखे थे, क्या काम करते थे, मेडिकल फैसिलिटीज उनके पास कैसी थी एंड ब्ला ब्ला एंड ब्ला। ये 5 चीजें हम पढ़ेंगे। तो अभी का इस वीडियो का फोकस पॉइंट जो होगा वो हमारे पास होगा पहला पॉइंट ओवरऑल। हम अंदर नहीं जा रहे, अभी हम ओवरऑल व्यू देख रहे हैं कि इकोनॉमी की ओवरऑल सिचुएशन कैसी थी। ओवरऑल सिचुएशन को जानने के लिए 8 से 10 पॉइंट्स हैं, लेकिन मैं आपके लिए 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट उठा के लेके आया हूं और इसके ऊपर क्वेश्चंस भी बनते हैं। इसको बहुत ही ध्यान से समझिएगा। इंडिया की आजादी के वक्त या आजादी से पहले की इकोनॉमिक कंडीशन अगर आपको अच्छे से जाननी है तो यह समझ लीजिए इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशन कुछ इस तरीके की थी। पहला पॉइंट, इंडियन इकोनॉमी वॉज कोलोनियल इकोनॉमी। मैं समझाऊंगा अभी। इंडियन इकोनॉमी वॉज सेमी फ्यूडल इकोनॉमी, समझाऊंगा अभी। इंडियन इकोनॉमी वॉज डिप्लेटेड इकोनॉमी, डिप्लेटेड। इंडियन इकोनॉमी वॉज बैकवर्ड इकोनॉमी एंड इट वॉज वेरी ट्रेडिशनल। अब शुरू करते हैं एकदम स्टार्टिंग से। पहला पॉइंट है कॉलोनियल इकोनॉमी। क्या है कॉलोनियल, समझिएगा इसको। मैं आपको एक स्टोरी बताता हूं थोड़ा सा। आपने सुना होगा एक आंदोलन था, गिरमिटिया आंदोलन। तो गिरमिटिया आंदोलन गांधी जी ने अनशन किया था और जो मजदूर थे, बंधुआ मजदूर, जिनको फैक्ट्री में लगातार काम करवाया जाता था, वेतन नहीं दिया जाता था, बहुत कम दिया जाता था, सालों साल काम करवाया जाता था, उनके लिए एक आमरण अनशन टाइप का किया था उन्होंने और उनको आज़ादी दिलाई थी। तो इसको गिरमिटिया आंदोलन बोलते हैं। असलियत में ये गिरमिटिया आंदोलन नहीं था, ये था एग्रीमेंटल लेबर। एग्रीमेंटल लेबर, तो वहां के गांव के लोग एग्रीमेंट तो बोल नहीं पाते थे, तो एग्रीमेंट को बोलते थे गिरमिट। तो वहां पे उसका नाम पड़ गया गिरमिटिया आंदोलन, जबकि ऐसा था नहीं। सेम है कॉलोनियल। कॉलोनियल का मतलब क्या हो गया समझिएगा। उस वक्त जो इकोनॉमी थी इंडिया की, तो जब अंग्रेज आए इंडिया के अंदर तो उन्होंने इंडिया की जो कॉलोनीज बनी थी उनमें रहना पसंद नहीं किया, वो उसको बहुत गंदा समझते थे। तो उन्होंने अपनी अलग से कंस्ट्रक्शन करवाए, अपनी कॉलोनीज बनवाई, जैसे क्वार्टर्स होते हैं, अपने क्वार्टर्स बनवाए और उसमें रहने लगे। तो अंग्रेजों ने जो क्वार्टर्स और कॉलोनीज बनवाई थी तो लोग बाग बोलने लगे ये तो कॉलोनियल लोग हैं। कौन है कॉलोनियल। तो यहां पे कॉलोनियल का मतलब हो गया ब्रिटिश, अंग्रेज। तो इंडियन इकोनॉमी वाज कॉलोनियल इकोनॉमी, मतलब भारत की इकोनॉमी भारत की ना होके अंग्रेजों की थी। मतलब इसका यह है कि भारत की इकोनॉमी का हर एक पार्ट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अंग्रेजों को और अंग्रेजी हुकूमत को और ब्रिटेन को ही फायदा पहुंचाता था, इंडिया को कोई भी फायदा नहीं पहुंचाता था। इंडिया की इकोनॉमी थी तो इंडिया की, लेकिन काम किसके लिए कर रही थी, काम वो कर रही थी सारा का सारा ब्रिटेन के लिए। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, देखिएगा ध्यान से, समझिएगा इसको। ये है फॉर एग्जांपल इंडिया, ये है हमारी इंडिया और ये मान लेते हैं ये है ब्रिटेन। उस टाइम क्या होता था, सिंपल, इंडिया से वो रॉ मटेरियल खरीदते थे बहुत कम दामों में। रॉ मटेरियल जैसे अगर कपड़े बनाने हैं तो खादी और सब कुछ चीजें, मतलब जहां से रेशम वगैरह सब कुछ इंडिया से खरीदा और बहुत कम दामों में खरीदा। ये समझ लो एग्जांपल के लिए 100 रुपए के आसपास उस रॉ मटेरियल की वैल्यू हुई।
ब्रिटेन ले गए, ब्रिटेन के इंडस्ट्रियल सेक्टर में उसको अच्छे कपड़ों में कन्वर्ट किया और वो कपड़ा वापस इंडिया में आके बेच दिया, और इंडिया के अंदर आके जब बेचा तो उसकी वैल्यू हो गई फॉर एग्जाम्पल 1000 रुपीज। इसको बोलते हैं फिनिश गुड्स। 100 में रॉ मटेरियल लेके गए, 1000 में फिनिश गुड इंडिया में बेचा, और बीच का जो 900 रुपए था ये इंडिया की इकोनॉमी से ही क्रिएट हुआ है, लेकिन ये इंडिया के लिए कभी भी यूज नहीं हुआ। ये सारा का सारा पैसा यूज हुआ दो जगहों पे, या तो ब्रिटिश इंडस्ट्री को पावरफुल बनाने के लिए, या फिर इंडिया के अंदर ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन और आर्मी को और ज्यादा पावरफुल बनाने के लिए। लेकिन इंडिया के अंदर कोई भी डेवलपमेंट इससे ज्यादा नहीं किए गए इंडियंस के लिए। मतलब थी तो इंडिया की इकोनॉमी, सामान भी उगा रही है, मार्केट भी प्रोवाइड करवा रही है, प्रॉफिट भी हो रहा है, लेकिन सारा का सारा प्रॉफिट इंडियंस के पास ना होके किसके पास जा रहा था? सारा का सारा प्रॉफिट जा रहा था ब्रिटिश लोगों के पास। इसको हम बोलते हैं कॉलोनियल इकोनॉमी। इंडिया की इकोनॉमी का हर एक सेक्टर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसके लिए काम कर रहा था? ब्रिटिश लोगों के लिए काम कर रहा था। अगर आप इंडस्ट्रियल सेक्टर की भी बात करें, ये तो एग्रीकल्चर सेक्टर से रॉ मटेरियल उठा के ले गए, इंडस्ट्रियल सेक्टर की भी बात करें तो यहां पे ज्यादातर सिर्फ वही इंडस्ट्रियल सेक्टर चल रहे थे जो ब्रिटिश को क्या कर सकते हैं? फायदा दे सकते हैं। जैसे यहां से चाय उगाई, ले गए ब्रिटेन। यहां से चंदन के वन लकड़ियां काटे और ले गए ब्रिटेन। यहां पे सिर्फ और सिर्फ इसको पता था कि एक ना एक दिन इंडिया से जाना है, तो इंडिया की इकोनॉमी को वो एक्सप्लॉइट कर रहे थे। इसको बोलते हैं कॉलोनियल इकोनॉमी। क्या बोलते हैं? कॉलोनियल इकोनॉमी। कॉलोनियल इकोनॉमी का मतलब क्या हुआ? इंडियन इकोनॉमी वॉज कॉलोनियल इकोनॉमी। कोई पूछे तो आप बोलोगे इंडियन इकोनॉमी एट दैट टाइम वॉज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बेनिफिटिंग British industries and British government or colonial rule. For example, industrial sector. In industrial sector, India was made the supplier of raw material and India was the net importer of finished goods and services. कम दामों में सामान ले गए, महंगे दामों में बेच गए, और जो भी सरप्लस हुआ वो सरप्लस ब्रिटिश के लिए यूज हुआ लेकिन इंडियंस के लिए यूज नहीं हुआ। इसको बोलते हैं कॉलोनियल इकोनॉमी। क्या बोलते हैं? मतलब बात वही हो गई, घर हमारा है, घर हमारा है और कुछ मेहमान आए, ठीक है, सामान यूज कर लो, ठीक है, तुमने सामान वामान सब कुछ उठा के जो हम बना रहे हैं हर महीने वो सारा का सारा उठा के, हमारा घर हमारा है लेकिन सारा सामान उठा के तुम कहां ले जा रहे हो? अपने घर में लेके जा रहे हो। मतलब है तो हमारा घर लेकिन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम भूखे हैं, और सारा का सारा पैसा जो हमारा बनता है वो कौन लेके जा रहा है? ब्रिटिश लेके जा रहा है। वो इंडिया की हालत है। इसको बोलते हैं कॉलोनियल इकोनॉमी। क्या बोलते हैं? कॉलोनियल इकोनॉमी। सेकंड पॉइंट है सेमी फ्यूडल। क्या? सेमी फ्यूडल इकोनॉमी। नेक्स्ट पॉइंट है सेमी फ्यूडल इकोनॉमी। इसको और समझते हैं। सेमी फ्यूडल का मतलब क्या होता है? इंडियन इकोनॉमी कैसी थी उस वक्त, देखिएगा। सेमी फ्यूडल का मतलब होता है इंडियन इकोनॉमी दो पार्ट में डिवाइडेड थी। कितने पार्ट में? दो। एक तो वो जो बहुत ही ज्यादा अमीर थे और एक वो जो बहुत ही ज्यादा गरीब थे। मतलब उस वक्त जब भारत आजाद हुआ तो भारत की सबसे बड़ी समस्या एक ये भी थी कि अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम था। कुछ लोग बहुत ज्यादा अमीर हो गए थे, जमींदार लोग, और जो अंग्रेजों के चमचागिरी करते थे, और जमींदार और ये साहूकार और महाजन लोग जो थे वो बहुत अमीर हो गए थे, और कुछ किसान, लैंडलेस टिलर्स, लेबरर्स, ये सब जो थे वो बहुत ही ज्यादा गरीब थे। तो क्या किया गया उस वक्त? सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि इंडिया के अंदर ये जो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है इनको दूर करना। तो सेमी फ्यूडल का मतलब क्या होता था? फ्यूडल का मतलब होता है पेट, आधे पेट। कुछ लोग भरे पेट थे और कुछ लोग आधे पेट थे। समझिएगा पॉइंट क्या है। अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें तो एग्रीकल्चर सेक्टर में दो ग्रुप बन गए थे। एक तो था जमींदार लोग जिनके पास बहुत पैसा होता था, और एक था टिलर्स। टिलर्स का मतलब लैंडलेस टिलर्स, या फिर वो जो जिनके पास बहुत कम जमीन हुआ करती थी और वो बहुत ज्यादा काम करते थे लेकिन उनको बदले में बहुत कुछ नहीं मिलता था। तो दो पार्ट में डिवाइडेड थे। लेकिन इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करें उसमें भी सेम था। एक बन गई थी कैपिटल क्लास और एक बन गई थी लेबर क्लास। जो कैपिटल क्लास थी मतलब जो ओनर्स थे, ओनर लोग तो बहुत ज्यादा पैसा कमाते थे और लेबरर लोगों को बहुत कम पैसा मिलता था। तो थी तो एक ही इंडिया, लेकिन 80% इंडिया बहुत ही ज्यादा गरीब थी और 20% इंडिया बहुत ही ज्यादा अमीर थी। समझ लीजिए ऐसा कि झांसी की भी बात करें तो हमारे एक मित्र हैं, उनका नाम नहीं लेंगे हम, हमारे एक मित्र हैं, तो उनके परदादा जो थे वो उसी वक्त के जमींदार थे। तो ये जो पैरामेडिकल और मेडिकल के पीछे की जो भी पूरी जमीन थी, जिस वक्त भारत आजाद हुआ था उस वक्त वो सारा का सारा
उनके नाम पे करके अंग्रेज चले गए थे। तो वो कितने अमीर हो गए थे उस वक्त, ज़्यादातर एरिया उनका हो गया था, लेकिन बाद में खैर गवर्नमेंट ने वो ज़मीन लेके ज़्यादातर किसानों में बांट दी। लेकिन उस वक्त जब भारत आज़ाद हुआ था तो कुछ लोग बहुत अमीर हो गए थे और कुछ लोग बहुत गरीब। इसको बोलते हैं सेमी फ्यूडल इकोनॉमी। उस वक्त इकोनॉमी कैसी थी? सेमी फ्यूडल। जैसे आप मुंबई की बात करें तो मुंबई की कुछ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा अमीर है, कुछ पॉपुलेशन धारावी में जो लेती है वो बहुत ज़्यादा गरीब है। लेकिन ये समझ लो अमीर बहुत कम थे वहाँ, गरीब बहुत ज़्यादा थे। ऐसे इंडिया के अंदर था। हमें यही समझ में नहीं आ रहा था कि ये गरीबों को किस तरीके से जीवन यापन करने के लिए पैसे मिल सकें, और अमीर ऐसे थे जो ऐश और आराम से जी रहे थे। तो ये पहले के 2 पॉइंट हो गए कि इंडियन इकोनॉमी कॉलोनियल इकोनॉमी थी, मतलब थी तो इंडिया की इकोनॉमी, लेकिन फायदा किसको पहुंचा रही थी? ब्रिटिशर्स को। सेकंड, सेमी फ्यूडल इकोनॉमी थी, मतलब कुछ लोग बहुत अमीर थे और कुछ लोग बहुत गरीब थे। एग्रीकल्चर में देख लो तो एक तरफ जमींदार लोग बैठे हुए थे बहुत अमीर, और एक तरफ लैंडलेस टिलर जिनके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं हुआ करता था। अगर इंडस्ट्रियल सेक्टर देख लो तो एक तरफ कैपिटल क्लास थी जो ओनर लोग हुआ करते थे, बहुत तगड़ा पैसा, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से इतने ज्यादा लेबर थे कि लेबरों को बहुत ज्यादा कम पैसों पे बहुत ज्यादा काम करवाया जाता था, एक्सप्लॉइट किया जाता था, और वो लोग बहुत ज्यादा दबे कुचले थे। तो एक तरफ दबा कुचला इंडिया था और एक तरफ बहुत ही ज्यादा अमीर इंडिया था। तो इंडिया का पहला जो लॉजिक था 1951 में जब हम लोग आजाद हुए कि ये अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है, इसको कम करना, अमीरों को नीचे लेके आना थोड़ा और गरीबों को ऊपर उठाना, इसको बोलते हैं हम सेमी फ्यूडल इकोनॉमी। क्या बोलते हैं? सेमी फ्यूडल। नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, उसको बोलते हैं डिप्लेटेड इकोनॉमी। क्या बोलते हैं? डिप्लेटेड इकोनॉमी। आप में से बहुत लोगों को यह भी आइडिया होगा कि यार इंडिया में अंग्रेजों ने बहुत कुछ किया। इलेक्ट्रिसिटी अंग्रेज लेके आए, रेलवे अंग्रेज लेके आए, जुडिशरी सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम ये भी अंग्रेज लेके आए। ये सब आपको लगता होगा कि इंडिया के अंदर जो भी डेवलपमेंट हुआ है उस डेवलपमेंट की नींव ज्यादातर अंग्रेजों ने रखी, लेकिन असलियत में ऐसा नहीं था। समझिएगा बात को। अंग्रेज जब गए इंडिया से तो वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर छोड़ के गए थे वो बहुत ही ज्यादा गंदी स्थिति में था, डिप्लेटेड था। डेप्रिसिएशन समझते हो तुम? जैसे ये बेंच है, हम अभी यूज कर सकते हैं, 10 साल बाद इस बेंच की क्या हालत हो जाएगी? यूज करने लायक नहीं रहेगी। वैसे ही जब इंडिया के अंदर से ब्रिटिश गए तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, जब उनको पता चल गया कि हमें 7-8 साल बाद जाना है, तो उन्होंने मशीनरीज को और इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना बंद कर दिया, अपग्रेड करना बंद कर दिया। जब अंग्रेज इंडिया से गए तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर ग्रिड्स या रेलवे की जो पटरियां और जो इंजन्स थे या फैक्ट्रीज थी, वो सारी की सारी इतनी ज्यादा वाहियात कंडीशन में थी या डेप्रिशिएटेड हो चुकी थी कि उनको उसी तरीके से यूज करना पॉसिबल नहीं था। अगर आप ये सोच के चलो ना हमने किया ही किया, हमने तो वही चीज आगे लेके गए, नहीं, हमें अपने एकदम शुरुआत से शुरू करना पड़ा, क्योंकि जब अंग्रेज गए थे तो इंडिया का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब सारी की सारी इंडस्ट्रीज या फिर मशीनरीज, रेलवेज, टेलीकम्युनिकेशन, ये सब जो वो थोड़ा बहुत छोड़ के गए थे वो सारा का सारा बर्बाद करके गए थे। बहुत ही ज्यादा वाहियात कंडीशन में छोड़ के गए थे, डेप्रिशिएट हो चुकी थी सारी मशीनरीज, इंडस्ट्रीज, और जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर था वो यूज करने लायक भी नहीं था। जो कुछ आज हमने बनाया है वो खुद बनाया है। आप जो सोचते हो ना अंग्रेज छोड़ के गए थे, अंग्रेज जिस हालत में इंडस्ट्रियल सेक्टर को और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको छोड़ के गए थे वो बहुत ही वाहियात हालत में छोड़ के गए थे। तो इसको बोलते हैं डिप्लेटेड इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी उस वक्त ये नहीं थी कि मशीनरी वगैरह थी, एकदम डिप्लेटेड इकोनॉमी थी। जो भी मशीनरी और जो भी इंडस्ट्रीज इंडिया में बची भी थी वो सारी की सारी काम करने लायक हालत में भी नहीं थी। आप एक काम करो, सोचो एक चीज, ये सोचो कि कोई पार्क है अच्छा सा जिसके अंदर गार्डन है और कुछ झूले वूले लगे हुए हैं, ठीक है। अब उसको एकदम बंद कर दिया जाए 10-20 सालों के लिए, उसके बाद जब अंदर आप जाओगे तो गार्डन भी नहीं होगा और सारे के सारे जो झूले वगैरह थे वो भी जंग खा के काम करने की हालत में नहीं होंगे। उस वक्त हमें फिर से बनाना पड़ेगा। वही हालत थी इंडिया की। जो इंडस्ट्रियल सेक्टर ये छोड़ के गए थे या जो भी ये छोड़ के गए थे वो सारी की सारी चीजें अंग्रेज जो छोड़ के गए थे वो यूज करने लायक नहीं थी। हमें एकदम शुरुआत से उसको डेवलप करना पड़ा। इसको बोलते हैं डिप्लेटेड इकोनॉमी। ये दोनों इजी हैं, इनको हम अभी नेक्स्ट सेक्शन में लेके चलेंगे। अभी हमने 3 पॉइंट सीखे। पहला कॉलोनियल इकोनॉमी, दूसरा सेमी फ्यूडल, तीसरा डिप्लेटेड। पहले इनका मतलब समझ लो। कॉलोनियल का मतलब थी इंडियंस, लेकिन फायदा किसको पहुंचा रही थी? अंग्रेजी हुकूमत को। तो कहने के लिए इंडियन है लेकिन थी क्या? अंग्रेजी इकोनॉमी ही थी, वो अंग्रेजों को ही फायदा उठा रही थी। देन नेक्स्ट सेमी फ्यूडल। सेमी फ्यूडल मतलब आधे लोग फ्यूडल थे और आधे लोग कैपिटलिस्टिक थे, आधे लोग बहुत गरीब थे, आधे लोग बहुत अमीर थे। एक ही इंडिया में 2 इंडिया रह रहे थे उस वक्त,
ठीक है। थर्ड पॉइंट डिप्लेटेड मतलब जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह छोड़ के गए थे जिस वक्त भारत आजाद हुआ, वो काम करने के हालात में नहीं था, बहुत ही ज्यादा डेप्रिशिएटेड था और बहुत ही ज्यादा आउटडेटेड था। उस वक्त हमें फिर से स्टार्टिंग से डेवलप करना पड़ा, अदरवाइज वो पॉसिबल नहीं था। 2 पॉइंट बचे हुए हैं, वो है बैकवर्ड और ट्रेडिशनल, इसको मैं लूंगा। इन तीनों पॉइंट्स के मैं चाहता हूं कि आप थोड़े से नोट्स प्रिपेयर करें, इसके बाद में ये दोनों पॉइंट्स भी मैं एक्सप्लेन करूंगा एंड देन वी विल प्रोसीड। ये था ओवरऑल व्यू, ये थोड़ा हैवी है, लेकिन मैंने आपको बताने की कोशिश करी कि आपके पास क्वेश्चन आ जाए व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, तो आप एग्रीकल्चर लेके या इंडस्ट्रियल सेक्टर लेके ऐसे शुरू मत करना, आप डायरेक्टली ये मेन पॉइंट्स हैं। इंडियन इकोनॉमी वाज कॉलोनियल इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी वाज सेमी फ्यूडल इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी वाज डिप्लेटेड, इंडियन इकोनॉमी वाज बैकवर्ड एंड इंडियन इकोनॉमी वाज ट्रेडिशनल। ये दोनों पॉइंट मैं समझाऊंगा। तो ये जब एक्जैक्टली आ जाए आपके पास कि ओवरऑल व्यू बताइए कि भारत की हालत कैसी थी, तो आप ये वाले पॉइंट्स करके उसको समझा सकते हैं। तो ये पॉइंट्स अभी मैंने थोड़े बहुत आपको समझाए हैं। अब नेक्स्ट सेशन में हम शुरू करेंगे एकदम स्टार्टिंग से कि एग्रीकल्चर सेक्टर की हालत क्या थी, फिर हम शुरू करेंगे इंडस्ट्रियल सेक्टर की क्या थी, फिर फॉरेन ट्रेड की क्या थी और डेमोग्राफिक प्रोफाइल। 4 सेक्शन और लगेंगे इसके अंदर, आपका ये वाला चैप्टर फिर कंप्लीट होगा। ये था ओवरऑल व्यू, ठीक है। पहले मैं थोड़ा सा बता देता हूं, बैकवर्ड का मतलब होता है कि पर कैपिटा इनकम बहुत कम थी, लोग बागों की इनकम बहुत ज्यादा कम थी और ज्यादातर लोग इंडस्ट्रियल या फॉरेन ट्रेड मतलब टर्शियरी और सेकेंडरी सेक्टर की जगह प्राइमरी सेक्टर में काम करते थे, मतलब ज्यादातर लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थे। इंडस्ट्रियल सेक्टर और फॉरेन ट्रेड सेक्टर या फिर सर्विस सेक्टर हमारे यहाँ उतना डेवलप नहीं था। इंडिया की हालत बहुत ज्यादा बैकवर्ड थी, बहुत कम हमारा पर कैपिटा इनकम, लोगों की कमाई बहुत ज्यादा कम थी और मेडिकल फैसिलिटीज और इंफ्रास्ट्रक्चर और हेल्थ एजुकेशन इन सब में इंडिया बहुत नीचे था, बहुत ही ज्यादा बैकवर्ड था। ट्रेडिशनल का मतलब हम बहुत ज्यादा आउटडेटेड मशीनरीज यूज कर रहे थे, टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन जो भी हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर था या एग्रीकल्चर सेक्टर था उसके अंदर भी हम बहुत ज्यादा पीछे थे, बहुत ज्यादा पीछे थे। ना तो हरित क्रांति मतलब ना तो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था, ना व्हाइट रेवोल्यूशन हुआ था, ये सब 1961 के बाद हुआ। तो उस वक्त इंडिया की एग्रीकल्चर इंडस्ट्री से हर जगह जो हालत थी वो बहुत ज्यादा बेकार थी, हम बहुत ज्यादा आउटडेटेड थे। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स हैं, इसको हम कंटिन्यू करेंगे अभी नेक्स्ट सेक्शन में, ठीक है।